आप सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। अब मैं ये अनुरोध करती हूँ कि आप सब इस पावन धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करें। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हमारे संविधान के हस्तलिखित मूल पाठ के 15वें भाग में छत्रपति शिवाजी महाराज का चित्र सुशोभित है और चित्र हमारे संविधान निर्माताओं के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति गहरे सम्मान का परिचय देता है। इसीलिए संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े इस समारोह के आरंभ में हम सभी छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेष नमन करते हैं। इस अवसर पर हम सब समाज निर्माता तथा राष्ट्र गौरव की उन सभी धाराओं से जुड़ रहे हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज से होते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, वासुदेव बलवंत फड़के, महर्षि कर्वे, साहूजी महाराज, लोकमान्य बाबा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनायक दामोदर सावरकर और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे अनेक महान विभूतियों तक प्रवाहित होती रही है। आज का ये शताब्दी समारोह हम सब के लिए गौरव का अवसर है। इस समारोह के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। महाराष्ट्र के सभी निवासियों के लिए मैं विशेष बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध कवि श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर की भावनाओं को आप सबके प्रमुख प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगी। बहुत असत सुंदर संपन्न की महाप्रिय ओमुचा एक महाराष्ट्र देश है। देवियों और स्वजनों, इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का वर्जन नहीं है। हमारी इतिहास दृष्टि हमारे वर्तमान और भविष्य का प्रस्तावित करती है। भारत केंद्रित इतिहास दृष्टि के अनुसार बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की ऐतिहासिक घटना हमारे महान स्वाधीनता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाया, जिसके कारण भारत की जनता में स्वशासन के मांग ने जोर पकड़ लिया। उन उमड़ती हुई जनभावना को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त 1917 में एक घोषणा की गई है कि भारत में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लक्ष्य को चरणबद्ध तरीके से हासिल किया जाएगा। शासन के हर आयाम में भारतवासियों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी और साथ ही भारतीयों द्वारा स्वशासन हेतु संसाधनों को विकसित किया जाएगा। इस घोषणा के अनुरूप मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रस्तुत किए गए। उन रिफॉर्म्स को कानूनी रूप देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को पारित किया गया। वो एक्ट वर्ष 1921 में प्रभावी हुई। भारत के अन्य क्षेत्र सहित बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की स्थापना की गई तथा बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन हुआ। वर्ष 1960 में महाराष्ट्र के पुनर्गठन के बाद इस काउंसिल के भौगोलिक कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हुआ तथा इसका नाम महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया है। इस प्रकार आरंभ से लेकर आज तक इस काउंसिल ने 103 वर्ष तक यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी है और रेस्पॉन्सिव अपर चैम्बर की भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं सभी वर्तमान और पूर्ववर्ती सदस्यों के योगदान की सराहना करती हूँ।
अपने असाधारण योगदान के लिए आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। वर्ष 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के पारित होने से लेकर वर्ष 1921 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन तक की अवधि में हमारा स्वाधीनता संग्राम एक नए दौर में पहुंच गए। अप्रैल 1919 में जालियांवाला में हुई नरसंहार के बाद पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की लहर दौड़ गई थी। वर्ष 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत भ्रमण का बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया, जिसमें मुंबई के लोगों ने असाधारण सक्रियता का परिचय दिया था। आप सबका ये महानगर स्वाधीनता सेनानियों का गढ़ रहा है। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के अनेक गौरवशाली अध्याय यही शुरू हुई थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अनेक देश प्रेमियों का ये विचार था कि तत्कालीन ब्रिटिश शासन व्यवस्था में भागीदारी करके भी देश हित को बढ़ावा दिया जा सकता है। अनेक देश प्रेमी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अनेक भारतीय सदस्यों ने विभिन्न अवसरों पर देशवासियों का पक्ष लेते हुए ब्रिटिश सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए कई विधेयकों का प्रखर विरोध किया है। बाबा साहेब अम्बेडकर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। भारतीय प्रणाली को समझने और दिशा देने में उनके जैसा व्यक्तित्व इतिहास में दुर्लभ है। उनकी सदस्यता और मार्गदर्शन से लाभान्वित होगा इस काउंसिल का सौभाग्य रहा है। वस्तुतः तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की परंपरा वर्ष 1862 से ही शुरू हो गई थी। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, सर फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे अनेक महापुरुषों ने समय समय पर बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल की शोभा बढ़ाई है। मैं उनको नमन करती हूँ। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल ने स्वस्थ वाद विवाद और संवाद की परंपरा को स्थापित करके लोकतांत्रिक मूल्यों को शक्ति दी है। साथ ही काउंसिल के सदस्यों ने जल कल्याण के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया है। इस परिषद के पूर्व सभापति B.S. पागे ने एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की परिकल्पना की थी। उस स्कीम जैसी व्यवस्था बाद में मनरेगा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया गया है। संसद में राज्यसभा तथा जिन विधान मंडलों में 2 सदन है, वहाँ विधान परिषद को हाउस ऑफ द एल्डर कहा जाता है। इन सदनों ने न्यूनतम आयु सीमा अधिक होने के साथ साथ प्राय एल्डर हाउसेस में अधिक अनुभवी सदस्यों का प्रतिनिधित्व देखा जाता है, लेकिन उसका दौर शायद अभी अस्तित्व नहीं रहा। अभी कम वयस के लोग भी राज्यसभा जैसे या विधान काउंसिल जैसे सभा में आते हैं और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। ऐसे एल्डर्स ने अनेक अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं तथा संसदीय प्रणाली एवं विधायिका की कार्य संस्कृति को समृद्ध बनाया है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इस परंपरा को और अधिक शक्ति प्रदान करेगी। देवियों और सज्जनों, इस समारोह में जिस पुस्तक का विमोचन किया गया और अपर चंबर के महत्व के साथ साथ यहाँ की विधान परिषद के इतिहास पर भी प्रकाश डालती है। मुझे बताया गया है कि इस पुस्तक में एक अध्याय इस विधान परिषद की पहली महिला उपसभापति सुश्री जेठी तुलसीदास सिपाही मलानी को समर्पित है। ये महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय योगदान है।
इसके लिए मैं इस पुस्तक से जुड़े सभी लोगों की सराहना करती हूँ। ये विशेष प्रसन्नता की बात है कि वर्तमान उपसभापति डॉक्टर नीलम गार्हे जी इस परिषद में महिलाओं के विशिष्ट योगदान की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। ये तथ्य भी उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र की वर्तमान मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक दोनों ही महिलाएं हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे, मुझे लगता है यहाँ 30 या 40% महिलाएं बैठी है, इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मेरे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं हम लोगों के सामने उल्लेख की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत की आधा आबादी महिलाएं हैं। महिलाओं के विकास बिना, महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक विकास बिना देश का विकास शायद जितना होना चाहिए ऐसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ना, उनको सहयोग करना, शायद अभी हम सहयोग कर रहे हैं, आगे चल के खुद अपने आप के चलेंगे, दौड़ेंगे और उड़ेंगे और देश के सेवा में आगे बढ़ेंगे। ये वीर माता जीजाबाई भोसले की धरती है। महिलाओं द्वारा महाराष्ट्र के सामाजिक उत्थान को दिशा देने के ऐतिहासिक परंपरा में सावित्रीबाई फुले का वंदनीय स्थान है। उन्होंने बालिकाओं और वंचितों की शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचा है। महाराष्ट्र की ऐसी अनेक महान महिलाओं की स्मृति को मैं नमन करती हूँ। ये उल्लेखनीय है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव भी महाराष्ट्र की ही श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी को जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की बेटियां राज्य और देश का गौरव निरंतर बढ़ाती रहेगी। महिलाओं को देखने की दृष्टि, समझने की दृष्टि कहीं कहीं थोड़ा कम दिखाई देता है। उसको सुधारने का, उसको समझने का, संशोधन करने का हम सबका कर्तव्य है, हम सबका दायित्व है, रेस्पॉन्सिबल है। उनके चिंताधारा को बदलने का दायित्व है। मुझे लगता है आगे चलकर जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ हम सुन रहे हैं, महिलाएं जो कुछ झेल रहे हैं, आगे चलकर शायद ये नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं अभी हम आज़ादी के 75 साल या अमृत काल मना रहे हैं और कुछ साल के बाद हम सेंटेनरी मनाएंगे। मुझे लगता है सेंटेनरी तो, क्योंकि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहला जाता है। हम सब जानते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने के नाते देश विदेश में लोग भारत को नमन करते हैं, भारत को फॉलो करते हैं। लेकिन हम भी ऐसे लगे कोई छोटे बच्चे जो माँ की गदी में बैठी थी है या माँ की अंगुली पकड़कर चलती है, उनको लगता है किसी का खराब दृष्टि मेरे ऊपर नहीं रहेगा, कोई भी साहस नहीं करेगा कि माँ के होते हुए मुझे कोई ये वाला दृष्टि से देखे। ये सोच सबको होना चाहिए। 100 साल सेंटेनरी शायद हम लोगों को वही आज़ादी दिलाएगा, वही सोच दिलाएगा। इसी के हिसाब से हम सबको काम करना होगा, हम सबको दायित्व लेना होगा। देवी और स्वजनों, महाराष्ट्र पूरे देश के सम्मुख सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कृष्ट के उदाहरण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार स्टेट जीडीपी
की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है। इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, सराहना करती हूँ। इसके लिए विधानमंडल के सभी सदस्यों, राज्य सरकार की पूरी टीम और राज्यों के सभी निवासी बधाई के पात्र हैं। मैं आशा करती हूँ कि महाराष्ट्र की विकास यात्रा अनवरत तेज गति के साथ आगे बढ़ती रहेगी। मैं राज्य के सभी निवासियों की स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ और सबको गणेश चतुर्थी के पावन पर्व को अग्रिम बधाई देती हूँ। अंत में विख्यात कवि राजा बढ़े द्वारा रचित और महाराष्ट्र द्वारा राज्य गीत के रूप में अपनाया गए काव्य की पहली पंक्ति मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। जय हिंद।